हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2019 रियल एनालिसिस। यहाँ पे रियल एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चंस आए थे, टोटल क्वेश्चन आपके कितने थे? 14 आपके टोटल क्वेश्चन थे एंड पार्ट बी में से आपके 6 क्वेश्चन थे एंड पार्ट सी में से आपके कितने थे? 8 क्वेश्चन थे। ओके, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है पीडी टेक मैथ के नाम से ही। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, आप इसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे टाइम टू टाइम आपको वीडियोस भी मिलती रहेगी। जैसे लीनियर अलजेब्रा अपना कंप्लीट हो चुका है, आप मेरे चैनल पे जाइए पीडी टेक मैथ के नाम से, ये रहा, ठीक है, ये आपको लोगो मिल जाएगा वहाँ पे। और लीनियर अलजेब्रा के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ पे वो कंप्लीट हो चुका है अपना, उसको देख लेना। अभी हमने रियल और कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर रखा है, तो वो साथ के साथ ही आप रिवाइज करते जाना, ठीक है। और अगर किसी ने MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसकी डेट आ गई है, और वो कब है आपका एग्ज़ाम? 28 जनवरी 2024। ओके, इसकी भी मैंने कंप्लीट वीडियो डाली है, वो भी आप देख लेना जा कर के चैनल पे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी इज़ लेट, यहाँ पे इसने सिंबल जो डिनोट किया है, बी द यूजुअल ऑर्डर ऑन द फील्ड आर। अब यहाँ पे ये क्या है? पार्शियल ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। यहाँ पे जो इसने ये सिंबल जो यूज कर दिया, क्या कहा कि बी दी यूजुअल ऑर्डर ऑन द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर्स। इसको आप ये बोल सकते हो कि पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। और पार्शियल ऑर्डर्ड सेट क्या होता है? व्हाट इज पार्शियल ऑर्डर्ड सेट? पार्शियल ऑर्डर्ड सेट यहाँ पे होता है, आपकी 3 प्रॉपर्टी होती है, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। एंड सेकंड आपकी होती है एंटीसिमेट्रिक। एंड थर्ड आपकी क्या होती है? ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर ये 3 प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करती है तो हम क्या बोल देते हैं? किसी भी सेट को पार्शियल ऑर्डर्ड सेट बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसने क्या कहा कि लेट लेस देन इक्वल टू बी द यूजुअल ऑर्डर्ड ऑन द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन ऑन ऑर्डर्ड। यहाँ पे इसने एक नया सेट डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे इसने एक न्यू सेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक नया रिलेशन, यहाँ पे एक टाइप से कह सकते हो कि नया रिलेशन इसने यहाँ पे डिफाइन किया है। ऑन R2 बाई AB इज लेस देन इक्वल टू CD इफ A इज लेस देन C और A इज इक्वल टू C एंड B इज लेस देन इक्वल टू D। इसने किस टाइप से डिफाइन किया है इसको? देखिए यहाँ पे जो ये डिफाइन किया है ऑन R2, ये किस टाइप से डिफाइंड किया है? सच दैट AB इज लेस देन इक्वल टू CD। कब होगा ये AB लेस देन इक्वल टू CD? इफ़ कंडीशन इसने क्या दी कि या तो आपके पास क्या होना चाहिए? A लेस देन C होना चाहिए, या फिर क्या कंडीशन होगी कि A इज इक्वल टू C एंड B इज लेस देन इक्वल टू D, ठीक है। इसने इस टाइप से इसको डिफाइन कर दिया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द सबसेट E। एक सबसेट है E जिसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? 1/n 1 minus 1/n in R2 such that n in set of natural number। ओके, यहाँ पे ये ब्रैकेट इधर क्लोज नहीं होगी, ठीक है। एंड विद रिस्पेक्ट टू लेस देन इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। थोड़ी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट सी लग रही है देखने में, क्योंकि यहाँ पे इसने डायरेक्ट ना बोल के पार्शियल ऑर्डर्ड सेट, या फिर इसने यहाँ पे सिंबल्स यूज़ कर दिए कि ये आपके पास एक नया रिलेशन है जिसको इस टाइप से डिफ़ाइन किया है इसने। और इसी के अकॉर्डिंग हमें देखो क्या फाइंड आउट करना है। आप ये चीज़ देखो, एक तो आप इस सबसेट को देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। एक यहाँ पे जो ये नया रिलेशन इसने बनाया है, ये किस टाइप से डिफाइन किया है, इसको ध्यान से देखिए। एंड विद रिस्पेक्ट टू लेस देन इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें इसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ये यहाँ पे ये न्यू रिलेशन है, ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट क्या है? इन्फीमम ऑफ E इज 0 1। यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, हर ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में इन्फीमम और सुप्रीमम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें ई सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन, ठीक है। तो हम इन्फीमम और सुप्रीमम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए
सबसे पहले यहाँ पे सेट देखिए किस टाइप का है। E इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स 1/n 1 माइनस 1/n इन R2 सच दैट n इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपके पास सेट है एंड किसकी रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू ए न्यू रिलेशन। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है? एक न्यू पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ई है, आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेक कर लेना। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है? रिफ्लेक्सिव। सेकंड आपके पास क्या होती है? एंटीसिमेट्री। एंड थर्ड आपके पास क्या होती है? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अपना फोकस सिर्फ सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड आउट करने पे है, तो ये आप चेक करके देख लेना। ये तीनों की तीनों यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? जो ई सेट है वो आपके पास क्या है? ई इज दी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। ओके, ये आप चेक करके देख लेना अगर चाहो तो। अब देखिए जो ई सेट आपके पास है, इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स, अगर हम इसको ओपन करें, ई इज इक्वल टू क्या आएंगे इसके अंदर? देखिए एन आपका कहाँ से है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। और एन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? 1 2 3 अप टू सोन। ओके, जब हम एन की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1 एंड सेकंड आपके पास ये आएगा 0। ओके, एंड सेकंड पेयर आपके पास बनेगा 1/2 to 1/2 एंड थर्ड पेयर इज 1/3 2/3। ओके, अप टू सोन। ये इस टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। अब हमें क्या चेक करना है कि इसका अपर बाउंड क्या है, यही चेक करना है कि अपर बाउंड क्या है। ऑप्शंस देखिए एक बार क्या कहा इसने कि इन्फीमम ऑफ ई इज 0 1 एंड सुप्रीमम ऑफ ई इज 1 0 एंड इन्फीमम ऑफ ई डज नॉट एग्जिस्ट बट सुप्रीमम ऑफ ई इज 1 0। अगर हम यहाँ पे यही लेके चलें, अगर हम चेक करें कि जो 1 0 यहाँ पे है कि क्या ये सुप्रीमम है? ठीक है, अगर हम यहाँ पे चेक करें कि जो 1 0 है क्या ये अपर बाउंड है? देखिए we have to check that 1 0 is the supremum of E or not। ओके, हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि जो 1 0 है ये इसका सुप्रीमम बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अब एक चीज़ देखिए कि सुप्रीमम सबसे पहले आप ये देखिए कि जो 1 0 है क्या ये इसका अपर बाउंड है? क्या ये इसका अपर बाउंड बनेगा? आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे कि फॉर ऑल n 1 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n एंड 1 माइनस 1/n फॉर ऑल n इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये तो सही है यहाँ तक, तो ठीक है, इतना सही है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास? दिस इम्प्लाइज 1 0, यानी कि ये देखिए जो 1 0 है ये इसके ई के हर एक एलिमेंट से बड़ा है ना। तो यहाँ से क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज 1 0 इज एन अपर बाउंड ऑफ ई। अब हमें क्या चेक करना है कि जो 1 0 है ये इसका सुप्रीमम है या फिर नहीं है ना। सुप्रीमम मीन्स लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम का क्या मतलब होता है? अगर मैं यहाँ पे आपको सुप्रीमम की डेफिनेशन दूँ कि व्हाट इज सुप्रीमम? इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई। ओके, यानी कि हमें यहाँ पे इसके सारे अपर बाउंड्स फाइंड आउट करने हैं और जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स बनेगा आपके पास उनमें से लिस्ट कौन सा है वो आपके पास क्या बनेगा? सुप्रीमम, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ पे देखिए इसके अपर बाउंड्स, मैं अगर यहाँ पे बाई ग्राफ आपको समझाऊँ, देखिए आपके पास जो अपर बाउंड आया है वो आपके पास क्या है? 1 0, यानी कि ये आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, तो 1 0 यानी कि x आपके पास क्या है? 1, x आपके पास क्या है? 1 एंड y इसने क्या दे दिया? 0, यानी कि जो एलिमेंट आपके पास बनेगा वो यहाँ होगा 1 एंड 0।
ठीक है। तो इसने क्या कहा कि जो अपर बाउंड है वो क्या है 10, ठीक है। अपर बाउंड क्या है 10। अब एक चीज़ बताइए मेरे को, जो 10 के जो राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अपर बाउंड बनेंगे। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँ तो 10 आपका यहाँ है, ठीक है। 10 आपका कहाँ है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप कि जो ई सेट है आपके पास, ठीक है, ई सेट जो है आपके पास 4x तो क्या है आपका 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, अपर बाउंड है, अपर बाउंड। अब इसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके अपर बाउंड्स बनेंगे, ठीक है। सेट ऑफ अपर बाउंड्स, यहाँ पे सारे के सारे अपर बाउंड होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि इधर सारे के सारे क्या है, अपर बाउंड्स हैं। इतना ठीक है। हमें क्या चेक करना है, सुप्रीमम। तो वो कैसे करोगे, हमें लिस्ट अपर बाउंड चेक करना है। देखिए यहाँ से हमें सिर्फ इतना पता चला है कि जो 10 है वो क्या है, अपर बाउंड है। हमें लिस्ट अपर बाउंड चेक करना है। वी क्लेम 10 इज द लिस्ट अपर बाउंड। ओके, अगर मैं यहाँ पे सेट ऑफ अपर बाउंड्स बनाऊँ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड्स लिखिए, यहाँ पे क्या आएगी, कलेक्शन लिखिए यहाँ पे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे तो ठीक है, ये इसने 0 दे दिया। अगर यहाँ पे जो ये एलिमेंट है, अगर ये नॉन जीरो हुआ, अगर y आपके पास नॉन जीरो हुआ तो क्या होगा। मैं अगर यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट लूँ, अदर अपर बाउंड्स मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, 1b, कोई भी मान लीजिए 1 and b। मैंने यहाँ से कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, पिक 1b विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि 10 से राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे अपर बाउंड होंगे। तो मैंने ये बोल दिया कि जो 1b होगा आपका वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। और जो b है वो कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स की मैंने बात की है, ठीक है। यानी कि जो y आपका है वो आपका कहाँ पे रहने वाला है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, ठीक है। नेगेटिव की बात मैंने नहीं की है। अब यहाँ पे लिखिए कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, लिखिए यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड्स से u इज इक्वल टू क्या आएगी यहाँ पे, फॉर ऑल xy इन R2 सच दैट x इज ग्रेटर देन 1। इक्वेलिटी मैंने नहीं लिखी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 मीन्स ये पोर्शन जो आपका है यहाँ पे भी तो हो सकता है अपर बाउंड, है ना। क्या पता y नेगेटिव हो और x क्या हो आपका, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे आपकी ओपन आएगा, x की साइड 1 की साइड से ओपन रहेगी ये, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे भी हो अपर बाउंड। हमें कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड्स लिखने हैं, है ना। कलेक्शन हमें यहाँ पे दिखानी है कि क्या क्या हो सकते हैं। अब मैंने क्या लिखा कि फॉर ऑल xy इन R2 सच दैट x इज ग्रेटर देन 1। अब x इज ग्रेटर देन 1 मीन्स ये पोर्शन आपका रहने वाला है, ओके। एंड यूनियन, अब हमें ये पोर्शन भी देखना है ऊपर वाला, तो ये क्या आएगा, फॉर ऑल। अब यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, 1 को फिक्स कर रखा है ना। तो 1 एंड y कहाँ से बिलोंग करता है, r प्लस से। y कहाँ से बिलोंग करता है, r प्लस से, सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इस u में से जो लिस्ट अपर बाउंड है वो क्या है, लिस्ट अपर बाउंड तो आपका यही है 10, और तो सारे इससे बड़े होने वाले हैं, है ना।
then this implies 1 0 is the least upper bound of E. ओके, एंड दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, दिस इम्प्लाइज सुप्रीमम ऑफ E इज इक्वल टू 1 0. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे देखिए, सुप्रीमम ऑफ E इज़ 1 0 फर्स्ट में है, लेकिन इन्फीमम अभी हमने फाइंड नहीं किया, तो सेकंड भी हमें चेक करना पड़ेगा. थर्ड देखिए, इन्फीमम ऑफ E इज़ 0 1 बट सुप्रीमम ऑफ E डज नॉट एग्जिस्ट. थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. अब हमें इन्फीमम चेक करना है, तो इन्फीमम के लिए क्या करोगे आप, इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि हमें सभी लोअर बाउंड्स इकट्ठे करने हैं और उनमें सबसे बड़ा जो होगा वो क्या होता है, इन्फीमम. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स हम यहाँ पे निकालते हैं. तो देखिए ई सेट जो आपके पास था, देखो ई सेट जो आपके पास था, क्या क्या एलिमेंट्स थे उसके अंदर, 1 0 1/2 1/2 अप टू सोन. ओके, अब हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, इन्फीमम. तो इन्फीमम मीन्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इन्फीमम का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. हमें यहाँ पे लोअर बाउंड्स इकट्ठे करने हैं और उसमें से ग्रेटेस्ट जो होगा वो फाइंड आउट करना, वो आपका इन्फीमम हो जाएगा, है ना. तो मैं यहाँ पे सेट बना लेती हूँ, से कलेक्शन ऑफ ऑल, देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स क्या आएंगे उसमें, से L इज इक्वल टू for all xy in R2 such that x is less than 0. आपने जो ग्राफ बनाया था x लेस देन 0 आपका कहाँ पे था, ये पोर्शन आपका कहाँ है, x लेस देन 0 मीन्स ये जो 1 वाली जो लाइन है ये यहाँ पे डॉटेड होनी चाहिए, इसका मतलब है ना, x इज़ लेस देन 0 मीन्स यही है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 इसने बोला है. देन यूनियन ऑफ, यहाँ पे अब x को इसने फिक्स कर दिया 0 एंड y. ओके, और y कहाँ से बिलोंग करेगा, R से, है ना. तो यहाँ पे अब एक चीज़ देखिए कि x इज़ लेस देन 0 में तो आपका ये पोर्शन आ जाएगा. ठीक है, एंड यहाँ पे जब 0 को इसने फिक्स किया है, जब 0 को इसने फिक्स कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपकी पूरी की पूरी y एक्सिस यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, y एक्सिस मीन्स x इज 0, ये एक टाइप से यही है 0 और y. x आपका 0 हो गया तो आपका ये पूरा का पूरा y आ गया. अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ बताइए आप कि अगर आपने ये कह दिया कि जो 0 और 1 है वो इसका क्या है, इन्फीमम है. ठीक है, आपने बोल दिया कि जो 0 1 है, यानी कि यहाँ पे 0 1 जो है इसका इन्फीमम है. क्या सही है ये, इससे छोटा तो आपके पास 0 2 भी है, इससे बड़ा तो आपके पास 0 2 भी है. और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इन्फीमम मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ये मान लिया कि लोअर बाउंड है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन्फीमम, यानी कि सारे के सारे इन्फीमम, और फिर उन सब में से हमें सबसे बड़ा निकालना है. मान लिया कि ये इन्फीमम है, लेकिन इससे बड़ा तो हमें 0 2 भी मिल गया. ठीक है ना, इससे बड़ा तो हमें 0 2 भी मिल गया. यहाँ पे देखिए 0 3 भी होगा, 0 4 भी होगा, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे इन्फीमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ पे इन्फीमम एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझे. ठीक है, यहाँ पे ये जो है इन्फीमम, यहाँ पे जो ये है ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता. ओके, डज नॉट एग्जिस्ट
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, क्योंकि अगर आपने मान भी लिया कि जो ये है x मान भी लिया कि ये 0 की तरफ अप्रोच कर गया है ना, और y को आपने 1 ले लिया, लेकिन 1 से यहाँ पे 0 भी आपको मिल जाएगा, बड़ा जो लोअर बाउंड है। हमें तो ग्रेटेस्ट देखना है ना, वो हमें मिलेगा ही नहीं, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इन्फिमम ऑफ ई डज नॉट एग्जिस्ट एंड सुप्रीमम ऑफ ई इज 1 0। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ई इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स 1 by n टाइप्स दैट n इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे इसने एक ई सेट दे दिया, कुछ इस टाइप से है। फॉर ईच m इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एफ एम इज ई टू आर। सिक्वेंस ऑफ फंक्शन इसने कहाँ से कहाँ तक डिफाइन की है? फ्रॉम ई टू आर बाई एफ एम एक्स। सिक्वेंस ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड एज cos of mx if x is greater than equal to 1 by m and 0 if x lying between 1 by m plus 10 to 1 by m and x if x lying x is less than equal to 1 by m plus 10। ओके, ये आपके पास क्या है? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ध्यान रखना, जो एफ एम है आपके पास, ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ओके, दिस इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एंड डिफाइंड आपको इस टाइप से कर रखी है। ठीक है, अब देखिए क्या फाइंड आउट हमें करना है। ई इसने ये दे दिया, ये सेट ई है जिसपे ये डिफाइन की है। तो देखिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फर्स्ट इज नो सब सिक्वेंस ऑफ एफ एम एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कन्वर्जेस एट एवरी पॉइंट ऑफ ई। इसने कहा कि इसके पास कोई भी ऐसी सब सिक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी जो कि क्या हो? कन्वर्ज करती हो ई के हर एक पॉइंट पे। ठीक है, सेकंड क्या है कि एवरी सब्सिक्वेंस ऑफ एफ एम कन्वर्जेस एट एवरी पॉइंट ऑफ वी। इसने कहा कि हम एफ एम की कोई भी सब्सिक्वेंस उठा लें, वो ई के हर एक एलिमेंट पे कन्वर्ज करेगी। थर्ड इज देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी सब्सिक्वेंस ऑफ एफ एम विच कन्वर्जेस एट पॉइंट ऑफ वी। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में कहा है कि एफ एम के पास इनफाइनाइटली मैनी सब्सिक्वेंस ऐसी मिलेगी जो कि ई के पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, एंड फोर्थ इज देयर एग्जिस्ट ए सब्सिक्वेंस ऑफ एफ एम विच कन्वर्जेस टू 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ ई। ई के हर एक पॉइंट पे वो कन्वर्ज करे, और कहाँ पे? 0 पे कन्वर्ज करे, यानी कि 0 उसका कन्वर्जिंग पॉइंट हो। तो देखिए कैसे करोगे इसको। यहाँ पे देखिए, ई आपके पास जो सेट है, ई इज द सेट कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट एन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपके पास किस टाइप से डिफाइन की है इसने? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज cos of mx if x is greater than equal to 1 by m। okay, 1 by m and 0 if 1 by m plus 10 less than x less than 1 by m and x if x is less than equal to 1 by m plus 10। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज़ देखिए आप, ये जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ये क्या है? अब जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इसको आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो फंक्शंस आपको गिवन है वो सारे के सारे क्या हैं? बाउंडेड है। ठीक है, आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है उसके अंदर कैसे फंक्शन है? सारे बाउंडेड फंक्शन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एफ एम एक्स इज ए सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस, ओके, इसके अंदर सारे के सारे बाउंडेड फंक्शंस है। तो आपके पास एक रिजल्ट होता है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। रिजल्ट आपके पास क्या है? रिजल्ट देखिए, यहीं से निकल के आया है। देखो, सिर्फ इतना ही देखना था कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसका बिहेवियर कैसा है ना। अब आपने एक चीज़ देख ली कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? बाउंडेड है। और अपने पास रिजल्ट होता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। इसी का हम यूज करेंगे। क्या है रिजल्ट? देखिए, एवरी
बाउंडेड सीक्वेंस every bounded sequence has a convergent subsequence। यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि जो fmx आपके पास है, यानी कि इसके अंदर जितनी भी सीक्वेंस है उसके पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगी, है ना। fmx की हर एक सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगी, यही है इसका मतलब। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, नो सबसीक्वेंस ऑफ fm कन्वर्जेस एट एवरी पॉइंट ऑफ e, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड क्या है कि एवरी सबसीक्वेंस ऑफ fm कन्वर्जेस एट एवरी पॉइंट ऑफ e, क्या ये सही है? इसने कहा कि एवरी सबसीक्वेंस ऑफ fm, अगर मैं यहाँ पे इस fm को ही ले लूँ, ये भी तो क्या है, एक सबसीक्वेंस है, सबसीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ, है ना। अगर मैं यहाँ पे इसी को लेके चलूँ fm को, दिस इज सबसीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ, है ना, ये खुद भी तो एक सबसीक्वेंस है, लेकिन जो ये सीक्वेंस है क्या ये कन्वर्ज करती है इसके हर एक पॉइंट पे? नहीं, है ना। सेकंड ऑप्शन के लिए देखिए, सेकंड ऑप्शन के लिए अगर मैं यहाँ पे fmx को ही सबसीक्वेंस मान के चलूँ, है ना, मैंने मान लिया कि यही मेरे पास क्या है, सबसीक्वेंस है, बट fmx डज नॉट कन्वर्ज एट एवरी पॉइंट ऑफ e, ये तो नहीं करती है e के हर एक पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया, है ना। अब थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी सबसीक्वेंस ऑफ fm विच कन्वर्जेस एट एवरी पॉइंट ऑफ e। इसने क्या कहा कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी सबसीक्वेंस ऑफ fm विच कन्वर्जेस एट एवरी पॉइंट ऑफ e। अगर कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, और उसकी एक भी सबसीक्वेंस कन्वर्ज करे तो उसका क्या मतलब होता है, उसके पास अनकाउंटेबली मैनी सीक्वेंस होगी जो कि कन्वर्ज करेगी। और मैंने आपको रिजल्ट क्या बताया था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, है ना, रिजल्ट ये था। तो इसका मतलब है हमें इतना तो पता चल गया कि इसके पास एक तो पक्का कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगी। और सेकंड रिजल्ट मैंने क्या बता दिया आपको कि अगर किसी भी सीक्वेंस के पास एक भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके पास अनकाउंटेबली मैनी सीक्वेंस होगी जो कि क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब फोर्थ क्या है, देयर एग्जिस्ट ए सबसीक्वेंस ऑफ fm विच कन्वर्ज टू 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ e। देयर एग्जिस्ट ए subsequence of fm which converge to 0 at every point of e, नहीं है ये सही। यहाँ से ओनली थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट x be subset of r, r is the set of real number, be an infinite countable bounded subset of r, which of the following statement is true। यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो x आपके पास है क्या है, इनफाइनाइट काउंटेबल बाउंडेड सबसेट। ओके, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, x क्या है आपके पास, x इज़ दी इनफाइनाइट है, सबसे पहली बात तो इनफाइनाइट काउंटेबल, इनफाइनाइट काउंटेबल प्लस बाउंडेड, बाउंडेड भी है, ठीक है। अब देखिए क्या बताना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट इज x कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट। क्या कहा इसने कि x कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट। आर में कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, है ना, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। अब x आपके पास बाउंडेड तो पहले से ही दे रखी है, हमें क्लोज्ड चेक करनी है। अगर हमने यहाँ पे एक भी ऐसा एग्जांपल ढूंढ दिया कि जो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो तो अपना कॉम्पैक्ट बन गया, वहाँ से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, से x इज़ 1/n and n in set of natural number
union a singleton set which contain only 0 element। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, ये बाउंडेड भी है प्लस ये आपके पास क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है क्लोज्ड भी है, ठीक है, ऑन आर। तो ये क्या बन गया, कॉम्पैक्ट हो गया। लेकिन इसने तो क्या कहा कि एक्स कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट, कि एस कॉम्पैक्ट ही नहीं हो सकता। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, अब सेकंड ऑप्शन देखिए, एक्स कंटेन्स एन इंटीरियर पॉइंट, एक्स कंटेन्स एन इंटीरियर पॉइंट। क्या एक्स हमेशा इंटीरियर पॉइंट कंटेन करेगा? अगर कोई भी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है तो वो कभी भी इंटीरियर पॉइंट कंटेन नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो कभी भी इंटीरियर पॉइंट कंटेन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखिए एक्स आपके पास क्या है, इनफाइनाइट काउंटेबल है ना, इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है, इसका मतलब क्या है, नॉट कंटेन इंटीरियर पॉइंट, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो देखिए, हमने मान लिया कि ये इंटीरियर पॉइंट कंटेन करेगा, ठीक है, हमने मान लिया कि इंटीरियर पॉइंट कंटेन करेगा, तो इसका क्या मतलब है, लेट, देखिए सेकंड ऑप्शन के लिए, लेट ए बी देखिए, लेट ए बी एनी इंटीरियर पॉइंट, लेट ए बी एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स। ओके, अगर इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, कि जो ये ओपन इंटरवल है ये कहाँ पे कंटेन करना चाहिए, अपना एक्स में, है ना। लेकिन जो एक्स है वो आपके पास क्या है, काउंटेबल, इनफाइनाइट काउंटेबल, है ना, इनफाइनाइट काउंटेबल सेट। बट जो ये ओपन इंटरवल आपके पास है ये तो अनकाउंटेबल है, इसके अंदर अनकाउंटेबल मैनी एलिमेंट्स होंगे, है ना, तो ये कभी भी इसके अंदर कंटेन ही नहीं कर सकता। तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड देखिए, एक्स मे बी क्लोज्ड, यहाँ पे ये मे बी की वजह से ट्रू होगा, ठीक है, इसने मे बी यूज़ किया इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे देखिए ये क्लोज्ड है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फोर्थ इज क्लोजर ऑफ एक्स इज काउंटेबल, ये तो ज़रूरी नहीं है कि क्लोजर ऑफ एक्स आपका काउंटेबल आए। यहाँ पे देखिए अगर मैं एक्स को क्यू इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 लूँ, ठीक है, अब आपको पता है कि जो एक्स क्लोजर जब हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एक्स यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ एक्स, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्या है आपके पास, ड्राइव्ड सेट ऑफ एक्स मीन्स सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ से क्या आ गया आपके पास, क्लोज इंटरवल 0 1, बट वी नो दैट दिस सेट इज नॉट काउंटेबल। ओके, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, ओनली थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल। फर्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू क्यू। इसको कैसे करोगे, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में इसने क्या कहा, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, से एस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फंक्शंस एफ सच दैट क्यू टू क्यू। ओके, और अगर हमें कार्डिनलिटी ऑफ एस फाइंड आउट करनी हो तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ को डोमेन रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। अब यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ को डोमेन क्या है, अलिफ नोट, एंड कार्डिनलिटी ऑफ क्यू इज अलिफ नोट, तो ये हमेशा क्या रहती है आपकी, अनकाउंटेबल, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो 2 रेज टू द पावर अलिफ नोट होती है ये आपकी अनकाउंटेबल होती है, और ये तो इससे बड़ी ही है, तो ये भी आपकी क्या होगी, अनकाउंटेबल। तो फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू सिंगलटन सेट 0 1। अब यहाँ पे सेट बनाइए सेकंड ऑप्शन के लिए, से S2 इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस सच दैट F फ्रॉम Q2 singleton set 0 1. Okay, now cardinality of S2 is, cardinality of 0 1 is
कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ q, एंड इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है 2 है, एंड इसकी कार्डिनलिटी क्या है अलिफ नोट, दिस इज कंटिन्यूम, और ये आपके पास क्या होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया अनकाउंटेबल, सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड देखिए क्या है, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम q टू 0 1 विच वेनिश आउटसाइड ए फाइनाइट सेट। इसने क्या कहा है कि विच इज़ वेनिश आउटसाइड ए फाइनाइट सेट, यानी कि फाइनाइट एलिमेंट्स को छोड़ करके उसके बाहर वो हर जगह पे फंक्शन कैसा होगा 0 होगा, ठीक है। तो क्या वो सेट काउंटेबल होगा। यहाँ पे देखिए जो फंक्शन इसने डिफाइन किया है वो सेम आपका सेकंड ऑप्शन की तरह है, लेकिन इसने ये जो कंडीशन लगा दी कि फाइनाइट सेट के आउटसाइड वो फंक्शन कैसा होगा 0। देखिए यहाँ पे अगर मैं थर्ड ऑप्शन का बिहेवियर चेक करूँ तो ये क्या है S3 इज़ द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस सच दैट f फ्रॉम q टू सिंगलटन सेट 0 1, ओके, एंड सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इन a कॉम्प्लीमेंट, और a मैंने यहाँ पे कोई भी एक फाइनाइट सेट ले लिया, वे है a इज़ फाइनाइट सेट। इसने क्या कहा है कि फाइनाइट सेट के आउटसाइड ये क्या होगा 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे x को a कॉम्प्लीमेंट में से a कॉम्प्लीमेंट में भेजूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो f(x) है वो वहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप कि FQ2 0 1 है, ठीक है, और Q के अंदर मैंने यहाँ पे एलिमेंट कंसीडर कर लिए कुछ इस टाइप के α1 α2 α3 अप टू सोन, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं फंक्शन अप्लाई करूँगी से f इन S3, अगर मैं f S3 से यहाँ पे लेती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कुछ इस टाइप के आएंगे f ऑफ α1 f ऑफ α2 f ऑफ α3, और यहाँ पे एक चीज़ देखिए इसने क्या कहा है, अगर ये S3 के अंदर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर ये S3 के अंदर है तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या है कंडीशन की f(x) इज 0 फॉर ऑल x इन a कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो जब आपका जो x है, ठीक है, वो कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर, ठीक है, उसके आउटसाइड जब वो लाई करेगा तो वहाँ पे फंक्शन आपका कैसा होगा 0 होगा। मान लीजिए कि यहाँ तक मेरा a सेट है, ठीक है, मान लीजिए मेरा यहाँ तक a सेट है, तो इसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लूँगी यानी कि a कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो कैसा होने वाला है 0 फॉर ऑल x इन a कॉम्प्लीमेंट, यही कहा है इसने, ठीक है। तो इसके पास यहाँ पे काउंटेबल चॉइस बनी, सिर्फ काउंटेबल चॉइस यहाँ पे बचती है इसके पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज S3 इज काउंटेबल सेट, S3 इज काउंटेबल सेट, ओके। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ n, यानी कि पावर सेट ऑफ n, ओके, एंड वी नो दैट द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ n क्या होती है 2 रेज टू द पावर अलिफ नोट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है अनकाउंटेबल, तो फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट इज लेट xn वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। xn क्या है, सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, यानी कि जो xn है वो क्या है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। फर्स्ट इज लिमिट इन्फिमम, यानी कि लिमिट इन्फीरियर ऑफ xn इज 0, दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ xn स्क्वेयर इज 0। इसने कहा कि अगर लिमिट इन्फीरियर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जो लिमिट ऑफ xn स्क्वेयर होगी वो भी 0 होगी। अब लिमिट इन्फीरियर का क्या मतलब होता है, लिमिट इन्फीरियर ऑफ xn का क्या मतलब है, इन्फिमम ऑफ ऑल सबसिक्वेंशियल लिमिट्स, है ना, यही मतलब है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पे सीक्वेंस कंसीडर कर लूँ, से xn इज़ 0 1 0 1, ठीक है, मैं कुछ इस टाइप से अगर मैं सीक्वेंस कंसीडर करूं तो यहाँ पे देखिए जो ये सब सीक्वेंस है आपके पास क्या है बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड है, एंड इट हैज़ 2 लिमिट पॉइंट, ओके। अगर मैं यहाँ पे इसके इन्फिमम की बात करूँ
लिमिट इन्फीमम ऑफ एक्स एन, क्या आएगा यहाँ पे, 0 आएगा, ठीक है। बट लिमिट एक्स एन स्क्वेयर, अगर मैं एक्स एन स्क्वेयर की बात करूँ तो देखिए, अगर मैं एक्स एन स्क्वेयर यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो वो भी आपके पास यही बनेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे एक ओसिलेट बन रही है 0 1 0 1 0 1, लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी यहाँ पे। बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे देखिए, जो लिमिट इन्फीरियर था आपका वो तो क्या आ गया, 0 आ गया, आपकी यही कंडीशन थी। लेकिन जो लिमिट एक्स एन स्क्वेयर था वो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड इज लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन इज 0, दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स एन स्क्वेयर इज ऑल्सो 0। ओके, अब लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन का क्या मतलब है, सुप्रीमम ऑफ ऑल सब्सिक्वेंशियल लिमिट, यही मतलब है। एंड देखिए, अगर लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन 0 हुआ, यहाँ पे देखिए, इफ लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन इज 0, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड। ये मैंने क्यों कहा कि सीक्वेंस बाउंडेड होगी, बिकॉज गिवन दैट एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका सुप्रीमम ही अगर आपके पास 0 आ गया, लिमिट सुपीरियर आपके पास अगर 0 आ गया, और सीक्वेंस में यहाँ पे हमें क्या कंडीशन दे रखी है कि एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब सीधा है कि सीक्वेंस आपकी बाउंडेड होगी, यही मतलब है ना कि सीक्वेंस इसकी बाउंडेड होगी, है ना। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, यहाँ से क्या पता चला, इधर देखिए, ये आपके पास क्या है, 0, यहाँ पे मैंने कोई एलिमेंट ले लिया 0 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 0 प्लस एप्सिलॉन। अब एक चीज़ बताइए मेरे को कि जो एक्स एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और जो लिमिट सुपीरियर है वो आपके पास 0 है, तो जो लिमिट इन्फीरियर है वो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन इज ऑल्सो 0, क्योंकि एक्स एन तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सुपीरियर इसका 0 आ गया, तो लिमिट इन्फीरियर भी क्या होगा, 0 आएगा। बिकॉज लिमिट सुपीरियर ऑफ, अगर मैं यहाँ पे रीजन आपको बताऊँ तो इन्फीरियर यहाँ पे 0 क्यों आया है, देखिए, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, देखो, इफ लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन इज ग्रेटर देन 0, अगर मैंने ग्रेटर देन 0 ले लिया, इन्फीरियर को ग्रेटर देन 0 ले लिया, यहाँ पे मैं सीधा आपको कंट्राडिक्ट ही दिखा देती हूँ, देखिए, बिकॉज लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन इज नॉट ग्रेटर देन 0, बिकॉज क्यों नहीं हो सकता ग्रेटर देन 0, बिकॉज लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन इज 0, और लेस देन क्यों नहीं हो सकता, लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन इज नॉट लेस देन 0, बिकॉज एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास रीजन है कि ये आपका लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिए, यहाँ से आपके पास लिमिट इन्फीरियर भी 0 आ गया, लिमिट सुपीरियर भी 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स एन वो भी क्या आएगी, 0, बिकॉज लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन इज 0 एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन इज 0, ठीक है। एंड हमें एक रिजल्ट पता है, रिजल्ट क्या है, देखिए, इफ a sequence xn is convergent,
या फिर इफ़ एंड ओनली इफ में है तो इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो ए सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू फाइनाइट। अब यहाँ पे देखिए जो लिमिट सुपीरियर है वो भी आपके पास क्या आया है, जो लिमिट इन्फीरियर है वो भी आपके पास 0 आया है और लिमिट सुपीरियर भी आपके पास क्या आया है, 0 आया है। दोनों की दोनों क्या है, फाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस एक्स एन है वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। और थर्ड आपके पास क्या है, लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन इज 0, दिस इम्प्लाइज एक्स एन इज बाउंडेड। अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस कंसिडर करूँ थर्ड के लिए, टेक ए सीक्वेंस एक्स एन इज 0 इफ n is odd and n if n is even। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जो लिमिट इन्फीरियर है, लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन है वो तो आपके पास क्या है, 0 है, बट एक्स एन इज अनबाउंडेड। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। एंड फोर्थ इज लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन स्क्वेयर अगर ग्रेटर देन 4 है तो लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन है जो वो भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 4। इसके लिए भी मेरे पास एक एग्जाम्पल है जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके जाएगा। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए पार्ट बी के जब हम क्वेश्चन करते तो वहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी काम आते हैं ना। काउंटर एग्जाम्पल से आपके ऑप्शंस इजीली रिजेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ के लिए भी मैं एक सीक्वेंस अगर कंसिडर करूँ, से एक्स एन इज 3 इफ एन इज ओड, if n is odd, okay, and 4 if n is even। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो लिमिट इन्फीरियर है, लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन क्या है आपके पास, 3 है, और अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो 9 है ना। एक्स एन स्क्वेयर यहाँ पे क्या बनेगा, 9 और 16, सॉरी यहाँ पे अगर मैं एक्स एन स्क्वेयर निकालूँ तो एक्स एन स्क्वेयर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 9 एंड 16। ओके, तो लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन स्क्वेयर क्या आएगा, 9, एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन क्या आएगा आपके पास, लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन इज 4 विच इज नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे हमें सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये क्या है, 1/2 × 3 प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे 1 + 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 + 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, हमें सम फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ कि 1 + 1/2, एक टाइप से मैं कॉमन यहाँ पे निकाल रही हूँ, तो इधर बचेगा आपके पास 1/2 × 3 प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। मैंने यहाँ पे 1 + 1/2 कॉमन निकाला है क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास यही बचेगा। ठीक है, 1/2 3 इंटू 3 प्लस अप टू सोन। ओके, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बन गया 3/2 एंड दिस इज, ये आपके पास है ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, तो इसका सम क्या होता है,
सम अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, इनटू a बाय a आपके पास है 1/2 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस a, देन 1 माइनस 1/2 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3/2 इंटू 4/6 इंटू 6/5। 6 से 6 कैंसिल, 2 2 जा 4 एंड ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, इधर क्या मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखिए 3/2, 4/6 एंड 6/5, तो इधर आपके पास बचेगा 6/5। इसको हम दोबारा देख लेते हैं एक बार, ये क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपके पास है 3/2 इंटू 1/6 एंड ये आपके पास बनेगा 6 माइनस 1/6, है ना। तो ये आपके पास हो गया 6 से 6 कैंसिल एंड 3 2 इंटू 5, ये आपके पास आ गया 3/10, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट सी स्टार्ट हो गया है आपका, ठीक है। पार्ट बी में आपके 6 क्वेश्चन आए थे एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी। फॉर ईच नेचुरल नंबर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेट an इज n/10, और यहाँ पे ये क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर या फिर क्या बोल सकते हो, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। जो ये आपके पास सिंबल है इसको आप बोल सकते हो लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। और जो आपके पास कुछ इस टाइप का होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। क्या है an आपके पास, an इज इक्वल टू n/10 रेज टू द पावर लिस्ट इंटीजर फंक्शन log बेस 10 इंटू n। एंड यहाँ पे देखिए इसने ये नोटेशन बता भी दी, क्या है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है। यानी कि जो ये फंक्शन है x, ये किस टाइप से है कि ग्रेटर देन इक्वल टू x, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका होता है वो क्या होता है आपका, लेस देन इक्वल टू x, है ना, कि इंटीजर वैल्यूज पे ये x दे के जाता है हमें, अदरवाइज लेस देन x, है ना। ये क्या है, ये आपके पास है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट क्या है, लिमिट इंफीरियर ऑफ an इज 0, सेकेंड इज लिमिट इंफीरियर ऑफ an डज नॉट एग्जिस्ट, एंड थर्ड इज लिमिट इंफीरियर ऑफ an 0.15, फोर्थ इज लिमिट सुपीरियर ऑफ an इज 1। कैसे करोगे इसको, यहाँ पे भी आपको सुपीरियर और इन्फीरियर फाइंड आउट करना है ना, यानी कि या फिर बोल सकते हैं कि सुप्रीमम और इन्फीमम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले आप an देखिए कि आपके पास क्या है। an आपके पास है an इज n/10 रेज टू द पावर लिस्ट इंटीजर फंक्शन log बेस 10n, ये आपके पास है ना। और अगर कोई भी सीक्वेंस है, an आपके पास ये सीक्वेंस ही है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर की बात करूँ तो जो ये आपके पास सीक्वेंस है इसका भी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर होगा कुछ ना कुछ, है ना। देन देयर एग्जिस्ट a k in set of natural number such that 10 raised to the power k is less than equal to 10 raised to the power k plus 1। मैंने यहाँ पे 10 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, 10 है, ओके। एंड इफ वी अप्लाई log on both side then log of 10 raised to the power k less than equal to log of n less than equal to
log of base 10 into 10 raised to the power k plus 1. ओके, और हम पावर यहाँ पे आगे लेके आ सकते हैं. देन k log of 10 प्लस लेस देन इक्वल टू log of base 10n and less than equal to k plus 1 log of base 10 और ये आपके पास क्या होता है 1 के इक्वल. देन k इज लेस देन इक्वल टू log of base 10n लेस देन इक्वल टू, ये क्या होगा आपके पास, ये 1 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा आपके पास k प्लस 1. ओके, ये आ गया इतना आपके पास. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आया है आपके पास, k इज़ लेस देन इक्वल टू log ऑफ बेस 10 n इज़ लेस देन इक्वल टू k प्लस 1. यानी कि log 10 n का आपके पास सुप्रीमम और इन्फीमम आपके पास आया, यानी कि लोअर और अपर बाउंड आप बोल सकते हो. ठीक है, ये आपके पास आया है. अब आपके पास दो केस बनेंगे कि जो n है, n के लिए अब दो केस बनेंगे यहाँ पे. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट केस क्या है. केस फर्स्ट इज इफ n इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर k. अगर n आपका 10 रेज टू द पावर k हुआ, देन दिस इम्प्लाइज लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ log ऑफ 10 n. ये क्या होगा, k आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि n की जगह पे जब आप 10 रेज टू द पावर k रखोगे तो k आगे आएगा और ये 1 बन जाएगा तो k आएगा. ठीक है, ठीक है इतना. और ए एन आपको क्या डिफाइन है, ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन 10 रेज टू द पावर लिस्ट इंटीजर फंक्शन log ऑफ 10n. ठीक है, अब यहाँ पे रखिए n की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा 10 रेज टू द पावर k एंड यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 10 और रेज टू द पावर k, तो ये कैंसिल होके यहाँ पे क्या आएगा 1. ए एन आपके पास क्या आ गया 1. अब सेकंड केस देखिए क्या है. सेकंड केस इज केस सेकंड इफ n इज इक्वल टू 10 इफ n इज ग्रेटर देन 10 रेज टू द पावर k, देन क्या होगा, देन n इज इक्वल टू n ग्रेटर देन 10 के से हम यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 10 रेज टू द पावर k प्लस t. t यहाँ पे क्या हो सकता है, t इज इक्वल टू 0 1 2 1 से स्टार्ट, 0 नहीं आएगा इसमें. ठीक है, 0 नहीं आएगा. कहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 अप टू 9. ओके, अप टू 9. अगर आपने 10 ले लिया तो वही एलिमेंट आ जाएगा 10 लेने के बाद. ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पे. तो ए एन आपके पास क्या आएगा, देन ए एन इज 10 रेज टू द पावर k प्लस t एंड डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर, यहाँ पे क्या आएगा लिस्ट इंटीजर फंक्शन. जब हम यहाँ पे रखेंगे n की जगह पे 10 रेज टू द पावर k प्लस t, देन इज k प्लस 1 and this is 1 by 10 and plus t by 10 raised to the power k plus 1. ये आपके पास ए एन आ गया है ना. तो यहाँ पे देखिए ए एन का बिहेवियर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ए एन है जो वो आपके पास क्या आया है 1 इफ़ n इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर k फॉर सम k एंड 0.1 1 बाई 10 क्या आएगा आपके पास 0.1 एंड प्लस ये आपके पास क्या है t अपॉन 10 रेज टू द पावर k प्लस 1. तो 0.1 प्लस t अपॉन 10 रेज टू द पावर k प्लस 1, ये k प्लस 1 पावर में है ये. ठीक है, k प्लस 1 अदरवाइज. ओके, ठीक है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे सुप्रीमम, यानी कि सुपीरियर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो क्या आएगा, देखिए सुपीरियर की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है सुप्रीमम ऑफ ऑल सबसिक्वेंशियल लिमिट, ऑल सबसिक्वेंशियल लिमिट. ठीक है, और ये आपके पास क्या है 1 है.
दिस इज द लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन। ये आपके पास क्या आ गई 1। एंड इन्फीरियर आपके पास क्या होगा, लिमिट इन्फीरियर आपके पास क्या होगा, लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन इज क्या आएगा, लिमिट इन्फीरियर 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज 1। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। लिमिट इन्फीरियर ऑफ 0.15 विच इज़ इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट एंड फर्स्ट भी इनकरेक्ट। ओके, ओनली फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट इज लेट n बी ए फिक्स्ड नेचुरल नंबर देन दिस सीरीज समेशन m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n -1 रेज टू द पावर m अपॉन m। ये आपके पास एक टाइप से यही है। इसने क्या कहा कि m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी कि कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स के बाद के एलिमेंट लिए इसने इनफाइनाइट नंबर्स, देन से दैट n 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर n अपॉन n। ये सीरीज आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसका मोड लूँ तो देखिए क्या आएगा, मोड ऑफ 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर n बाई n, एंड दिस इज मोड यहाँ पे अंदर चला जाएगा, देन मोड ऑफ -1 रेज टू द पावर n बाई n, एंड दिस इज n समेशन n1 टू इन्फिनिटी 1 बाई n। और जो ये आपके पास सीरीज है ये क्या है, डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, बाय पी टेस्ट। ओके, डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड देखिए, डाइवर्जेंट। सेकंड में क्या कहा इसने कि ये डाइवर्जेंट है, लेकिन ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि जो आपके पास ये सीक्वेंस है, जो आपके पास ये सीरीज है, ये तो आपके पास क्या है, कन्वर्ज है बाय लेबनिज टेस्ट। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, थर्ड क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये आपका इनकरेक्ट है। फोर्थ है कन्वर्जेंट, ये सही है क्योंकि आपके पास जो लेबनिज टेस्ट होता है उसमें अगर आपको इस टाइप की सीरीज आपको गिवन है, -1 अल्टरनेट सीरीज अगर आपको गिवन है, तो यहाँ पे देखिए से बी एन इज़ 1 बाई एन, ये आपका 0 पे टेंड करना चाहिए और क्या होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट इज लेट ए एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ए एन आपके पास क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना बाउंडेड सीक्वेंस है। देन फर्स्ट इज एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट। अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस लूँ से ए एन इज -1 रेज टू द पावर एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंट्रीज आएंगी इसमें -1 1 -1। अब यहाँ पे जो ये सीक्वेंस है ये बाउंडेड तो है, -1 to 1 है ना, लेकिन क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, नहीं। ठीक है, अगर मैं इसी को सब सीक्वेंस मान के चलूँ, क्योंकि ये खुद भी तो खुद में एक सब सीक्वेंस बना के जाती है ना। इसने क्या कहा कि एवरी सब सीक्वेंस, अगर मैं ए एन को ही सब सीक्वेंस यहाँ पे कंसीडर कर लूँ तो ये तो कन्वर्ज नहीं करती, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड इज देयर इज एग्जैक्टली 1 सब सीक्वेंस ऑफ ए एन विच इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, इसने क्या कहा कि देयर इज एग्जैक्टली 1, यहाँ पे तो एक भी नहीं एग्जिस्ट करती अगर मैं इसी ऑप्शन को लेके चलूँ, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लेके चलूँ तो यहाँ से सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड इज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सबसीक्वेंस ऑफ ए एन विच आर कन्वर्जेंट। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अगर मैं इसी को लूँ, ठीक है, देयर इज ए सबसीक्वेंस ऑफ ए एन विच इज़ कन्वर्जेंट, यहाँ पे आपके पास 2 सबसीक्वेंस तो यहीं पे बन जाएगी, -1 -1 -1 -1 जो कि कन्वर्ज करती है, एक आपके पास हो गई 1 1 1 1 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इज लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम 0 1 to r बी ए मोनोटोनिक फंक्शन। अब ये इसने मोनोटोनिक कहा है, मीन्स ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ओके, कंडीशन इसने क्या दे दी कि f ऑफ 1/4 इंटू f ऑफ 3/4 इज लेस देन 0। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, इसने जो ये कहा कि f ऑफ 1/4 इंटू f ऑफ 3/4 इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आइदर f ऑफ
1/4 is less than 0 and f of 3/4 is greater than 0, or f of 1/4 is greater than 0 and f of 3/4 is लेस देन 0, क्योंकि अगर ये दोनों आपकी लेस देन 0 हुई तो क्या होगी, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अगर ये दोनों ग्रेटर देन 0 हुई तो इनकी प्रोडक्ट भी आपकी ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो इसका मतलब है कि इनमें से एक कंडीशन होनी चाहिए। ओके, अब उसके बाद देखिए क्या है, सपोज दैट सुप्रीमम ऑफ for all x in close interval 0 to 1 such that f of x is less than 0 is equal to अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या कहा है कि सुप्रीमम ऑफ फॉर ऑल एक्स, जहाँ जहाँ पे आपका जो रेंज सेट है वो जहाँ पे आपका रेंज सेट लेस देन 0 रहेगा, उसका जो सुप्रीमम इसने लिया है वो क्या ले लिया, अल्फ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट इज एफ ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, लेस देन 0। Second is if f is increasing then f of alpha is less than equal to 0. And third is if f is continuous then alpha lie between 1/4 to 3/4, then f of alpha is 0. And fourth is if f is decreasing then f of alpha is less than 0. तो कैसे करोगे इसको, यहाँ पे देखिए कि जो अल्फ़ा आपके पास है वो क्या है, सुप्रीमम ऑफ फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल 0 to 1 सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन 0, ये आपके पास है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि जो 1/4 है ये आपके पास है 1/4 एंड दिस इज़ 3/4। इसने क्या कहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि एफ ऑफ अल्फ़ा इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, एक ग्राफ बनाया मैं। अगर 1/4 to 3/4 के बीच में एक एलिमेंट लूँ यहाँ पे 1/2, ठीक है, और एफ एक्स में यहाँ पे एक फंक्शन कंसीडर करूँ, मोनोटोन फंक्शन हमें कंसीडर करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया कि -a इफ़ एक्स लाइंग बिटवीन 0 to 1/2, ओके, एंड a इफ़ एक्स लाइंग बिटवीन 1/2 to 1। ठीक है, मैंने ये फंक्शन यहाँ पे कंसीडर कर लिया। और जो a है वो आपका कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है आपके पास ये मोनोटोनिक फंक्शन है। ठीक है, ये आपके पास मोनोटोनिक फंक्शन है क्योंकि हमें मोनोटोन फंक्शन ही यहाँ पे कंसीडर करना था। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप यहाँ पे जो ये कंडीशन दे रखी है इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, सुप्रीमम ऑफ फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल 0 to 1 सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन 0। अब एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 कहाँ पे है, यानी कि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव कहाँ पे है, ये इधर। एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आपका कहाँ पे है, ये, क्योंकि जो ए है वो कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, इस फंक्शन के केस में जो अल्फ़ा है वो आपके पास क्या रहने वाला है, सुप्रीमम ऑफ सेमी क्लोज्ड इंटरवल। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, सुप्रीमम क्या आएगा इसका 1/2, यानी कि अल्फ़ा आपके पास क्या आ गया 1/2। एंड दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ अल्फ़ा अगर फाइंड आउट करोगे यानी कि एफ ऑफ 1/2 क्या आएगा, एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ 1/2 आपके पास क्या है, ए, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, इफ़ एफ इज़ इंक्रीजिंग देन एफ ऑफ अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू 0। इफ़ एफ इज़ इंक्रीजिंग, हमने यहाँ पे देखिए ये फंक्शन जो लिया था इस यहीं से आपका सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एफ ऑफ अल्फ़ा तो आपका ग्रेटर देन 0 आ गया है ना। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस एंड अल्फ़ा लाइंग बिटवीन 1/4 to 3/4 देन एफ ऑफ अल्फ़ा इज़ 0। देखिए कि अगर एफ आपके पास कंटिन्यूस है एंड 1/4 लेस देन अल्फ़ा 3/4, अल्फ़ा अगर 1/4 और 3/4 के बीच में लाई करता है तो एफ ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, 0। ये आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से ईज़िली हो जाएगा। देखिए अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही कि आपके पास क्या है, एफ ऑफ 1/4 इंटू एफ ऑफ
3/4 इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी थी जो, मैं अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी को ही लेके चलूँ कि एफ ऑफ 1/4 जो है वो आपके पास क्या है, लेस देन 0 है, एंड एफ ऑफ 3/4 इज़ ग्रेटर देन 0, तब इन दोनों की प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगी। तो यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, दिस इज़ 1/4 एंड दिस इज़ 3/4। ओके, अब इसने क्या कहा कि एफ ऑफ 1/4 इज़ लेस देन 0, यानी कि जो एफ ऑफ 1/4 है वो यहाँ पे होगा, क्योंकि लेस देन 0 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, एंड एफ ऑफ 3/4 इज़ ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ 3/4 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ 3/4। ओके, अब यहाँ पे देखिए फंक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, बिकॉज एफ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, बिकॉज एफ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये इसने इंटरसेक्ट कर दिया, सॉरी, यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट करके गया है, यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट करके गया है, अब देखिए कि इधर कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए अल्फ़ा है, तो इधर क्या आ गया आपका, एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज 1/4 टू 3/4 एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से आप बोल सकते हो इजली। ठीक है, आप देख लेना। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है आपके पास, थर्ड आपका करेक्ट हो गया। फोर्थ इज इफ एफ इज़ डिक्रीजिंग देन एफ ऑफ अल्फ़ा इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पे देखिए कि अगर एफ ऑफ अल्फ़ा आपका क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, लेस देन 0। अब अगर एफ ऑफ अल्फ़ा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें क्या लेना पड़ेगा कि जो एफ ऑफ 1/4 है वो क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है, एंड एफ ऑफ 3/4 है जो वो आपका क्या है, लेस देन 0, तभी आपका ये एफ है जो डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा इसी कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फोर्थ ऑप्शन की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 1/4 आपका क्या है, एफ ऑफ 1/4 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ 3/4 इज़ लेस देन 0 बिकॉज एफ इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, देन अल्फ़ा क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल 0 to 1 सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 है ना, देन दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 3/4 because f is monotonically decreasing function. Okay, and this is less than 0, this implies f of alpha is less than 0। तो यहाँ से आपका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज let px be a polynomial function in one variable of odd degree and g be a continuous function from r to r, then which of the following statement are true? px आपके पास क्या है, a polynomial function in one variable of odd degree and g be a continuous function from r to r. Then first is there exists a point x naught in r such that p of x naught is equal to g of x naught. And second is if g is a polynomial function then there exists x naught in r such that p of x naught is equal to g of x naught. If and third is if g is a bounded function then there exists x naught in r such that p of x naught is equal to g of x naught. And fourth is there is a unique x naught in r such that p of x naught is equal to g of x naught. ओके, तो देखिए कैसे करोगे इसको। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए कंसीडर करूँ, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, इफ़ जी इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट। आप इसी एग्जाम्पल को ले लो, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती। थर्ड इज इफ़ जी इज़ बाउंडेड फंक्शन then there exists x naught in R such that p of x naught is equal to g of x naught। अगर g आपका बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, और p इसने क्या कहा है कि ओड डिग्री का फंक्शन है। हमने मान लिया कि जो p आपके पास है, p का जो बिहेवियर है वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है, जो p आपके पास फंक्शन है ये हमने मान लिया, और जो g आपका है वो बाउंडेड है, से यहाँ पे m1 हो गया और यहाँ पे हो गया आपका m2, इनसे अब वो बाउंड है, ठीक है। अब जो g का जो ग्राफ है आपका वो इसी बाउंड में रहने वाला है, ठीक है, यहीं पे वो रहने वाला। मान लीजिए कि जो उसके पॉइंट्स है वो यहाँ पे इधर टकरा गए तो वो इधर से टकराएंगे, है ना, या फिर अगर वो नीचे से भी आए तो वो इधर टकरा गए, यानी कि कहीं ना कहीं वो पक्का टकराएंगे अगर जी आपका बाउंडेड है, ठीक है, यानी कि वो कहीं ना कहीं पक्का इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर उस पर बाउंड लगा दिए हमने तो वो कहीं ना कहीं पक्का इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड ऑप्शन आपका है वो करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ इज देयर इज ए यूनिक एक्स नोट इन आर सच दैट पी ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नोट। हमें तो एक भी नहीं मिलता, अगर हम वही एग्जाम्पल ले ले पहले वाला, तो फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बी एन इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। n आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ओके। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट है समेशन n1 टू कैपिटल N 1 बाई एन इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ n। यहाँ पे हम इसको अगर एज ए 1 बाई एक्स चेक करें, एज ए 1 बाई एक्स हम इसका अगर बिहेवियर चेक करें तो जो ग्राफ होता है 1 बाई एक्स का वो क्या होता है, ग्राफ ऑफ 1 बाई एक्स इज ये, है ना, ये आपके पास क्या होता है, ग्राफ ऑफ 1 बाई एक्स, ठीक है, से 1 2 3 अप टू n-1 एंड n, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इधर देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे इसकी इमेज मिलेगी, ये हमने यहाँ पे इसको पार्टीशियन में डिवाइड कर दिया है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे इसका एरिया फाइंड आउट करूँ, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊँ, देखिए रेक्टेंगल बनाइए पहले आप यहाँ पे, फिर एरिया फाइंड आउट कीजिए। आपके पास एक रेक्टेंगल ये हो गया, ठीक है, सेकंड आपके पास जो रेक्टेंगल है वो ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो आपके पास रेक्टेंगल्स हैं ये आपके पास हो गए रेक्टेंगल्स, है ना, ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगल्स हैं। तो इनका एरिया आप फाइंड आउट करोगे जब, ये आपके पास फर्स्ट हो गया रेक्टेंगल, ये आपके पास सेकंड रेक्टेंगल हो गया, ओके। तो यहाँ पे एरिया कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट the area of rectangle, एरिया फाइंड आउट कीजिए, क्या आएगा यहाँ पे, जो फर्स्ट आपका रेक्टेंगल है यहाँ पे आपके पास आएगा 1 एंड ये हाफ, तो इधर आपके पास जो रेक्टेंगल आएगा फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1/2 एंड एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल इज 1/3 एंड the area of third rectangle is 1/4 up to area of nth rectangle is 1/n, ठीक है, and which is less than integration of 1 to n 1 by x dx। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस अप टू सोन प्लस 1/n एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इज log ऑफ एक्स एंड log ऑफ n माइनस log 1 0 एंड log ऑफ n। 1 ऐड कीजिए बोथ साइड, देन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/n एंड लेस देन 1 प्लस log ऑफ n, ओके। तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड करेक्ट हो गया। अब हमें थर्ड और फोर्थ चेक करना है। यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू बात हुई है, या तो आपका थर्ड करेक्ट होगा या फिर फोर्थ होगा, है ना। अब ग्रेटर का मतलब है कि हम अगर इसके आउटर रेक्टेंगल करें, देखिए आउटर की अगर मैं बात करूँ तो एक रेक्टेंगल आपका ये हो गया, ठीक है, सेकंड रेक्टेंगल आपका ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे
एरिया फाइंड आउट करूँ, अगर इसके बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सोन प्लस 1/n-1 एंड विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 to n 1/x dx। ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1 प्लस 1/n-1 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ n। ओके, 1/n अगर मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे तो फिर भी ये ग्रेटर ही रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड 1/n यहाँ पे ऐड कर दूँ तो उस केस में भी तो क्या रहेगा, ये ग्रेटर ही रहेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, थर्ड आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट f(x) बी ए रियल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। f(x) आपके पास क्या है, 4 डिग्री पोलिनोमियल है। सपोज दैट f ऑफ -1 इज 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, f ऑफ 1 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ f इज 0, डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 इज 0। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे f(x) कंसिडर करके चलिए। 4 डिग्री की पोलिनोमियल मैं यहाँ पे लेके चलूँ अगर, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस a3x3 प्लस a4x4। ओके, एंड जो कंडीशन इसने दी है, कंडीशंस यहाँ पे क्या क्या है देखिए, f एट -1 इज इक्वल टू 0, f एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड f एट 1 इज इक्वल टू 1, f एट 1 इज इक्वल टू 1 एंड f डेरिवेटिव एट 1 इज इक्वल टू 0। यही है, सॉरी 0 पे। अब यहाँ पे देखिए, जब f ऑफ 0 रखेंगे हम यहाँ पे तो इधर से क्या आ जाएगा आपके पास, a0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या है कि f एट -1 इज 0। अगर मैं यहाँ पे पहले ये देखूँ कि f'(0) एट 0, तो यहाँ पे देखिए जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो इधर से आपके पास आएगा a1 इज इक्वल टू 0। अब a0 और a1 आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया है ना, a1 आपके पास क्या आ गया, 0। तो अब देखिए कैसे करोगे इसको, f ऑफ x क्या है, वैल्यू पुट कीजिए a0 और a1 की, तो क्या बच गया, f ऑफ x इज a2x स्क्वेयर प्लस a3x3 प्लस a4x4। ओके, एंड नाउ f ऑफ 1 इज a2 प्लस a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 1, 1 पे 1 है एंड f ऑफ -1 इज a2 माइनस a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 0। देन इफ़ वी सब्सटीट्यूट बोथ देन ये कैंसिल होके इधर क्या बच गया, 2a3 इज इक्वल टू 1 एंड a3 इज़ 1/2। a3 की वैल्यू अपने पास आ गई एंड a4 की यहाँ से कंक्लूड कीजिए, देन दिस इम्प्लाइज a4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस a2। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज f ऑफ x क्या आ गया, वैल्यू पुट करोगे तब आप यहाँ पे होगा 3 प्लस सॉरी आपके पास यहाँ पे होगा f ऑफ x इज़ a2x स्क्वेयर प्लस 1/2 x क्यूब प्लस 1/2 माइनस a2x4। ठीक है, एंड हमें यहाँ पे देखिए अब क्या चेक करना है, फर्स्ट इज देयर एग्जिस्ट a इन -1 to 1 सच दैट f3a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए 3 टाइम, f3x आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखो f3x आपके पास आएगा 0 प्लस 3 प्लस 12 1/2 माइनस a2x। अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 0 लोगे तो आपके पास क्या आएगा, f30 इज इक्वल टू 3 विच इज़, यहाँ पे देखिए ये 3 के इक्वल ही है, तो हम बोल सकते कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और जो 0 है वो कहाँ पे लाई करता है, -1 to 1, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। सेकंड इज f3a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर ऑल की कंडीशन इसने दे दी है इसलिए यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड इज
F30 इज लाइंग बिटवीन 0 to 2, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि F30 आपके पास क्या आया है 3 आया है, तो इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ इज F30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये सही है फोर्थ। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, देयर एग्जिस्ट 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट ऑफ आर ईच ऑफ विच इज काउंटेबल एंड डेंस इन आर। सबसे पहले हमें म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे आर के, जो कि क्या हो, डेंस भी हो, है ना। एंड सेकंड इज फॉर ईच एन इन एन देयर एग्जिस्ट एन म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट ऑफ आर ईच ऑफ विच इज काउंटेबल एंड डेंस इन आर। And third is there exist countably infinite number of mutually disjoint subset of R, each of which is countable and dense in R. And fourth is there exist uncountable number of mutually disjoint subset of R, each of which is countable and dense in R. तो देखिए आप, मैं यहाँ पे अगर एक सेट कंसीडर करूँ A अल्फ़ा in which M plus alpha n and such that m and n in set of integer and alpha is fixed irrational number. Alpha is an fixed irrational number. ओके, अब यहाँ पे देखिए जो m और n आपके पास है, जो m और n आपके पास है, ये तो आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से है, यानी कि इसके पास क्या है, फाइनाइट चॉइस है, फाइनाइट या फिर काउंटेबल चॉइस इसके पास है ना, काउंटेबल चॉइस। और जो अल्फ़ा आपके पास है, जो अल्फ़ा आपके पास है, ये क्या है, फिक्स्ड इरेशनल नंबर, ये आपके पास है फिक्स्ड इरेशनल नंबर। तो इसका क्या मतलब है कि जो ए अल्फ़ा हुआ, दिस इम्प्लाइज ए अल्फ़ा इज काउंटेबल सेट, यही हुआ, ए अल्फ़ा इज काउंटेबल सेट एंड डेंस इन आर, डेंस इन आर, यानी कि हमने सही उठाया है एग्जाम्पल। अब एक बात बताइए मेरे को कि जो ए अल्फ़ा आपके पास है, इसके लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे। अगर मैं इसके ड्राइव्ड सेट की बात करूं, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए अल्फ़ा क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। एवरी पॉइंट ऑफ आर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए अल्फ़ा इज आर। एंड नाउ इफ वी टेक एनी अल्फ़ा इन क्यू कॉम्प्लीमेंट फॉर ईच, देखिए फॉर ईच alpha in Q complement we have a new countable dense subset of R. We have new countable dense subset of R. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि अल्फ़ा के पास इरेशनल चॉइस है, अल्फ़ा के पास क्या है, इरेशनल चॉइस हो गई। और हमें पता है कि जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा कोई भी दो डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर लूँ और उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं ए अल्फ़ा और ए बीटा की इंटरसेक्शन लूँ तो वो क्या आएगा, एमपीटी। फॉर ऑल अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा वेयर अल्फ़ा एंड बीटा इन क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये आपके पास क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट होगा, सेकंड भी करेक्ट होगा, थर्ड भी करेक्ट होगा और फोर्थ भी करेक्ट होगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा लीनियर अलजेब्रा की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है,